दोस्तों, बुर्किना फासो के 37 साल के इनकलाबी नौजवान राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रैओरे आजकल सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्हें यूरोपियन मीडिया, जिसमें फाइनेंशियल टाइम्स और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी शामिल हैं, एक कल्ट लीडर एआई से बनाया गया झूठ जिसे रशिया का मोहरा बता रही है। ये सब उनके खिलाफ एक सोची समझी बदनामी की मुहिम लगती है, क्योंकि यूरोपियन ताकतों के पास उन्हें काबू करने का कोई और रास्ता नहीं बचा। यूरोपियन ताकतों को चुनौती और उनकी बेचैनी के मुताबिक इब्राहिम ट्रैओरे कमजोर नहीं पड़ रहे, बल्कि अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। वो अफ्रीका के मफाद, इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखते हैं और यही बात यूरोप को गवारा नहीं। उनकी कुछ अहम बातें ये हैं: माशी इकोनॉमिक आजादी। बुर्किना फासो में अफ्रीका की पहली सोने की रिफाइनरी बन रही है, जिसकी रोजाना की पैदावार 400 किलो है। इससे फ्रांस और स्विट्जरलैंड, जो सालों से बुर्किना फासो के सोने के कारोबार पर कब्जा करके बैठे थे, वो लोग इस खेल से बाहर हो जाएंगे। सामाजिक मंसूबे, सोशल प्रोजेक्ट, आईएमएफ की मदद के बगैर गरीब, बेघर और भूरे बिसरे लोगों के लिए 50,000 मुफ्त घरों को मंजूरी दी है। इलाकाई इत्तेहाद, रीजनल अलायंस, माली और नाइजर के साथ मिलकर AES कॉन्फेडरेशन बनाया गया। ये एक नया अफ्रीकी महावर एक्सेस है, जो पेरिस, ब्रुसेल्स या वॉशिंगटन के सामने झुकने से इनकार करता है। इस कॉन्फेडरेशन ने इकोवास मुल्कों के सामान पर 0.5% का इंपोर्ट टैक्स भी लगाया है, जो साफ इशारा करता है कि वो वापस नहीं आएंगे। इन सबसे यूरोप में एक पूरी तरह की बेचैनी फैल गई है। वो इब्राहिम ट्रैओरे पर इल्जाम लगाते हैं कि वो इंटरनेट पर बनाई गई एक चीज है। उनके प्रोजेक्ट के वीडियो कुछ ज्यादा ही मुकम्मल हैं और लोग उन्हें कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगे। लोग कहते हैं कि यूरोप ये नहीं पूछता कि इब्राहिम ट्रैओरे ने क्या किया, बल्कि ये पूछता है कि लोग उन पर भरोसा क्यों करते हैं। ये यूरोप के डर की अलामत है। फ्रांस के फौजी मेमो में बुर्किना फासो को नाकाबिल एक कंट्रोल असर का जोन कहा गया और अमेरिका ब्रीफिंग में AES कॉन्फेडरेशन को इलाकाई रीजनल स्टेबिलिटी के लिए खतरा बताया गया। इब्राहिम ट्रैओरे ने सितंबर 2022 में खामोशी के साथ सत्ता को संभाला। ये सिर्फ पॉल हेनरी दमीबा के खिलाफ नहीं था, बल्कि पूरी यूरोपियन कंट्री के खिलाफ एक तख्ता पलट था। इब्राहिम ट्रैओरे ने ड्रोन मांगे बगैर बगावत से लड़ने और IMF से भीख मांगे बगैर लोगों को खिलाने की बात कही। वो लाल कालीन पर नहीं, बल्कि फौजी वर्दी में बाजार में घूमते थे। जब उन्होंने कैमरे में देखा तो ये नहीं कहा हमें साझेदारी चाहिए, बल्कि कहा हमें आजादी चाहिए, और इसने सब कुछ बदल दिया। खासकर अफ्रीकी नौजवानों में इब्राहिम ट्रैओरे का उभार सियासी हिमायत से कहीं ज्यादा गहरा था। इसने सदियों के उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म, धांधली वाले चुनाव, यूरोपियन लेक्चरों और उन लीडरों के सामूहिक जख्म, कलेक्टिव ट्रॉमा को छुआ, जिन्होंने अपनी कौमों को डोनेशन चेक के लिए बेच दिया था। इब्राहिम ट्रैओरे में उन्होंने एक ऐसा लीडर देखा जो किसी से नहीं डरता था। लागोस में छात्र उनकी तकरीरों को सुनने लगे। बामाको में उनकी तस्वीर ने मैक्रोन की पुरानी तस्वीरों की जगह ले ली। किनशासा और जोहानिसबर्ग में नौजवान उन्हें आखिरी शेर कहने लगे। ये सब हकीकत में था। ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं था, बल्कि ये अफ्रीका महाद्वीप की एक आवाज थी। डिजिटल जंग की मशीन। जब गोलियां और पाबंदियां नाकाम हो गईं, तो साम्राज्य ने इससे भी ज्यादा खतरनाक तरीका अपनाया, नैरेटिव वॉरफेयर। इस वक्त इब्राहिम ट्रैओरे इसका निशाना है। उन्हें मैदान जंग में नहीं रोक पाए, उनकी कौम को भूखा रखकर झुका नहीं पाए, तो अब उन्हें ऑनलाइन मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। सच से नहीं, बल्कि एल्गोरिदम से। हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स से लेकर यूरोपियन आउटलेट्स ने इब्राहिम ट्रैओरे पर इल्जाम लगाते हुए हमले किए। वो शख्सियत परस्ती का कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी चला रहे हैं और उनकी मकबूलियत, पॉपुलैरिटी नकली है, जो रशियन मीडिया से बढ़ाई गई है। लेकिन वो ये कभी नहीं मानते कि इब्राहिम ट्रैओरे की मकबूलियत मॉस्को से नहीं, बल्कि मोगादिशु, माप्टो और मकेडी से आती है। लाखों की अफ्रीकी खुद को उनमें देखते हैं। प्रोपेगेंडा मशीन पूरी रफ्तार से चल रही है। उन्होंने AI को गुमराह करने, क्रिएट कंफ्यूजन के लिए हथियार बनाया है। ऐसे वीडियो ऑनलाइन लीक किए जा रहे हैं, जिनमें ट्रेनें और स्मार्ट सिटी दिखाई गई हैं, और बाद में यूरोपियन मीडिया उन्हें झूठा साबित करता है और कहता है
कि इब्राहिम तरोरे का इनकलाब झूठ पर आधारित है। ये डिजिटल मास्क में सबसे पुरानी उपनिवेशवादी चाल है। एक झूठ बनाओ, फिर उसे बेनकाब करो। अफ्रीकी टिकटॉक, ट्विटर और यूट्यूब पर इब्राहिम तरोरे की हुकूमत के बारे में गुमराह करने वाले मिसलीडिंग नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं। उसने कुछ नहीं किया है, वो बस एक और डिक्टेटर है। कोई सबूत नहीं है कि वो लोगों की मदद कर रहा है। वहीं घरों के बनने, किसानों को औजार मिलने या विदेशी सैनिकों के बिना सरहदों की हिफाजत करने वाले असली फुटेज को पश्चिमी कंट्रोल वाले प्लेटफॉर्म पर शैडो बैन किया जा रहा है। ये गलत जानकारी के तौर पर फ्लैग किया जा रहा है। ये पत्रकारिता नहीं बल्कि जंग साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। उनका मकसद सादा है, इब्राहिम तरोरे और लोगों के बीच के रिश्ते को तोड़ना, भरोसा खत्म करना, शक पैदा करना, इनकलाब को एक मीम में बदलना और फिर उस मीम को खत्म कर देना। लेकिन उन्हें जिसकी उम्मीद नहीं थी वो ये है कि अफ्रीकी लोग डिजिटल रूप से साक्षर हैं। वो प्रोपेगेंडा को पहचानते हैं, वो लाइनों के बीच पढ़ना जानते हैं और इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि वो जानते हैं कि असली धोखा कैसा दिखता है। वो सालों तक बगावत से लड़ने वाली फ्रांस की फौज की तरह दिखता है, जबकि बागी मजबूत होते गए। वो IMF के कर्ज की तरह दिखता है, जिसने सड़कें नहीं दफ्तर बनाए। वो सूट पहने उन राष्ट्रपति की तरह दिखता है जो दावोस में अदब से सिर हिलाते हैं, जबकि उनकी आवाम भूख से मरती है। इब्राहिम तरोरे सांचे में फिट नहीं बैठते और इसीलिए उन पर डिजिटल हमला नाकाम हो गया। अब यूरोप बेताब हो रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इब्राहिम तरोरे समर्थक सामग्री को हटाने का दबाव डालना शुरू कर दिया है। उन्होंने उन पैन अफ्रीकी पेजों को बैन करना शुरू कर दिया है जो उनकी तकरीरें पोस्ट करते हैं। वो इसे कंटेंट मॉडरेशन कहते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं ये सिलिकॉन वैली के चेहरे वाला उपनिवेश सेंसरशिप है। जमीनी हकीकत एक अनकही जंग है, जबकि डिजिटल जंग जारी है। बुर्किना फासो के गांव, शहरों और सरहदी इलाकों में एक असली जंग लड़ी जा रही है। ये जंग कम ही दिखाई जाती है, कभी रिपोर्ट नहीं की जाती और जानबूझकर कल्ट लीडरों और AI के प्रोपेगेंडा के हेडलाइंस के नीचे छिपाई जाती है। बुर्किना फासो में हकीकत वापस लड़ रही है। वागाडुगू के ठीक बाहर एक धुले मैदान में सीमेंट की बुनियाद बिछाई जा रही है। ये कोई कल्पना नहीं, ये 50,000 घरों के प्रोजेक्ट की शुरुआत है, जो निवेशकों या सियासतदानों के लिए नहीं बल्कि गरीब, बेघर और भूले बिसरे लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं। कोई किराया नहीं, कोई विदेशी मालिकाना हक नहीं, कोई वर्ल्ड बैंक नामो निशान नहीं। बस सालों में पहली बार बेसहारा लोगों को कुछ दिया जा रहा है। ये कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि इब्राहिम तरोरे ने बीच के बिचौलियों को खत्म कर दिया। उन्होंने निर्भरता कम की। उन्होंने IMF और USAID को अपना बोरिया बिस्तर पैक करने को कहा। उन्होंने सोने से होने वाली अंदरूनी आमदनी को इन प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया और महंगे विदेशी ठेकेदारों को काम पर रखने के बजाय उन्होंने मकामी लोकल इंजीनियरों, मजदूरों और ईंट बिछाने वालों को लामबंद मोबिलाइज किया। यह हकीकत में खुद मुख्तारी से बनती है, न कि सिर्फ कागजों पर। उत्तर में फौज, जिसे अब फ्रांस कमांड के बजाय स्थानीय लोग चला रहे हैं, उन गांवों को वापस ले रही हैं जो सालों से विद्रोही समूह के कब्जे में थे। हाँ, लड़ाई क्रूर है, खतरा असली है, लेकिन पहले के मुकाबले अब ये एक अफ्रीकी जंग है। कोई विदेशी तजुर्बा नहीं और पहली बार लोगों को पता है कि वो किसके लिए लड़ रहे हैं और किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। यूरोप के जानकार बताते हैं कि इब्राहिम तरोरे ने देश के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल खो दिया है, जो वो लोग ये नहीं कहते कि वो इलाके उनके राज्य में पहले ही खो चुके थे। अब फर्क ये है कि मुकाबला है, एक मंसूबा है, तरक्की है। बुर्किना फासो अपनी सोने की रिफाइनरी बना रहा है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड को ये एक सीधा तमाचा है, जो सालों से बुर्किना फासो के सोने के निर्यात को कंट्रोल करते आए थे, अपना हिस्सा लेते थे और उसे बढ़ी हुई कीमतों पर वापस बेचा करते थे। लेकिन अब और नहीं। नई रिफाइनरी जो रोजाना 400 किलो सोना प्रोसेस करती है, ये एक ऐलान है। अफ्रीका अब अपनी दौलत को कच्ची सूरत में निर्यात नहीं करेगा और इसे रिफाइंड करके आयात नहीं करेगा। इस एक कदम ने उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था की बुनियाद हिला दी है। और फिर है खाद्य क्रांति। जबकि यूरोपियन देश इसके इलाके में भीख मांगने पर मजबूर रखने के लिए अनाज भेजते थे, इब्राहिम तरोरे ने स्थानीय खेती की तरफ रुख किया। उन्होंने छोटे छोटे किसानों में निवेश किया, सहकारी समिति को सशक्त बनाया
और खाद्य कार्यक्रम शुरू किए जो शरणार्थियों को उनकी अपनी जमीन से खिलाते हैं, विदेशी चैरिटी से नहीं। बुर्किना फासो तो पड़ोसी अफ्रीकी मुल्कों को चावल भी मुहैया करा रहा है। यही बात अब यूरोप को डराती है। नकली वीडियो नहीं, नारे नहीं, बल्कि ये एक हकीकत है। ये काम कर रहा है क्योंकि हर खुले स्कूल के लिए, हर बहाल की गई जमीन के लिए, खेती या इंजीनियरिंग में हर नौजवान की ट्रेनिंग के लिए प्रोपेगेंडा नहीं। इब्राहिम ट्रैओरे 60 सालों से बेचे गए झूठ को तोड़ रहे हैं कि अफ्रीका उनके बिना खड़ा नहीं हो सकता, और इसीलिए वो चीखते हैं डिक्टेटरशिप। वो लोग जुल्म का रोना रोते हैं। वो कहते हैं कि आजादी खतरे में है, जबकि वो जिस आजादी की फिक्र कर रहे हैं वो अफ्रीका की अपनी पकड़ से आजादी है। इब्राहिम ट्रैओरे सिर्फ बुर्किना फासो के लिए नहीं, बल्कि पूरे महाद्वीप के भविष्य के लिए क्या मायने रखते हैं। लोग कहते हैं कि वो सिर्फ उनके पश्चिम के लिए खतरनाक हैं। अफ्रीका के लिए वो इस बात की याद दिलाते हैं क्या छीना गया था और क्या वापस पाया जा सकता है। ये एक आदमी के बारे में नहीं है, ये कभी नहीं था। ये आलमी ताकत में बदलाव, शिफ्ट इन ग्लोबल पावर के बारे में है। उस दौर के खत्म होने के बारे में जब अफ्रीकी राष्ट्रपतियों को पेरिस में चुना जाता था, जब बजट वॉशिंगटन में मंजूर होते थे और जब तरक्की का मतलब निर्भरता होता था। इब्राहिम ट्रैओरे इस नए अध्याय के पहले नेता हैं, लेकिन वो आखिरी नहीं होंगे। वो डिप्लोमेसी का नकाब नहीं पहनते, वो धूल भरे जूते पहनते हैं और एक फौजी की तरह बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त की यही मांग है। जलवायु शिखर सम्मेलनों में चमकीली तकरीरें नहीं, बल्कि माली जंग, प्रोपेगेंडा जंग और उपनिवेश हमलों की खाइयों में हकीकी क़यादत। लीडरशिप। यूरोपियन मीडिया कहता है कि वो चुने हुए नहीं हैं, लेकिन यूरोप ने अफ्रीकी चुनाव का कब सम्मान किया है? उन्होंने उन तख्ता पलटों की सराहना की जिनसे उन्हें फायदा हुआ। उन्होंने उन जालिमों की हिमायत की जिन्होंने उनकी चापलूसी की, और उन्होंने हर बार आंखें मूंद ली जब एक लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेता ने अपनी आवाम को लूटा और खनन के अधिकार फ्रांस, अमेरिका या गिलेनकोर को सौंप दिए। इब्राहिम ट्रैओरे ने वो खेल नहीं खेला। उन्होंने वो जमीन वापस ले ली। उन्होंने अफ्रीकी शर्तों पर तरक्की को परिभाषित करने का हक वापस ले लिया, और इसके लिए उन्हें खतरा कहा जाता है। वो उन्हें रशिया की कठपुतली कहते हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि बुर्किना फासो किसी की कठपुतली नहीं है, न पूरब की न पश्चिम की। अगर वो रशिया के साथ साझेदारी करते हैं तो इसीलिए वो खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं, न कि उसे कमांड करते हैं। अगर वो फ्रांस को खारिज करते हैं तो इसीलिए कि उन्होंने सालों तक मदद करने का दिखावा किया, जबकि अफ्रीका को निचोड़ते रहे। और साम्राज्य को सबसे ज्यादा जिस बात का डर है वो ये है कि अफ्रीका सुन रहा है, माली सुन रहा है, नाइजर पहले ही कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, घाना, चाड, टोगो और यहाँ तक कि नाइजीरिया भी अब ध्यान से देखते हैं। विदेशी अखबारों के जरिए नहीं, बल्कि अपनी अवाम, अपने नौजवानों, अपने ख्वाबों के जरिए। इब्राहिम ट्रैओरे ने जो किया है वो किसी पॉलिसी या तकरीर से कहीं ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि हमें उनकी जरूरत नहीं है, ये बताने के लिए क्या लोकतांत्रिक है, क्या टिकाऊ है, या हमारे हीरो कौन है। सालों में पहली बार अफ्रीका दुनिया से मदद नहीं मांग रहा, बल्कि वो उसे एक तरफ हटने को कह रहा है, और उस खामोशी में एक नया तराना उभर रहा है, एक जो कहता है हम ही अपनी आजादी के मुसन्निफ ऑथर्स हैं, और अगर आप हमें अपने साथ उठने नहीं देंगे तो हम आपके बगैर ही उठेंगे। इब्राहिम ट्रैओरे शायद मुकम्मल ना हो, कोई लीडर नहीं होता, लेकिन वो हमारे हैं, और सबसे बढ़कर यही बात उन्हें यूरोपियन ताकतों को डराती है। आप क्या सोचते हैं? यूरोप की आलोचना नफरत के सिवा कुछ नहीं, या फिर ये सिर्फ एक डर है? तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा फ्रांस की नींव हिला देने वाला एक मुस्लिम लीडर इब्राहिम ट्रैओरे के बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि वो इब्राहिम ट्रैओरे से इतना क्यों डरते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके।